Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss important topic और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे और दे वर सेइंग कि सर आप जो भी जो है सजेशंस या रिकमेंडेशंस दे रहे हैं उसमें आप वर्बली जो है वो सारी बातें बताते हैं, लेकिन उसमें आप प्लीज़ रेफरेंस भी ज़रूर दें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें उन्होंने जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि लीगल टीम का आप पार्ट अगर नहीं भी हैं तो आप काइंडली उन रेलिवेंट प्रोविजंस के बारे में ज़रूर बताएं कि जिसके अंडर आप ये सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इसको किन ग्राउंड्स पे और किस लॉ के अंडर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए, तो उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो आज मैं उनके ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह वन बाय वन एड्रेस करूंगा और उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से भी रेफरेंस दूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन को जो है वो हाईलाइट करना होता है, या उसके अलावा कोई भी अदर लॉ जिसकी वायोलेशन हुई उसको आपने एड्रेस करना होता है। तो आज हम काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो उनका डिसीजन था उसकी वायोलेशन के बारे में और उसको हाई कोर्ट में कैसे चैलेंज करना है उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉडकास्ट में भी जो मैंने प्रीवियस एक दो पॉडकास्ट किए हैं और उसमें भी जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स में देखने को मिले, तो उनका भी मैं आंसर जो है वो चाहूँगा कि आपको पता होना चाहिए, या अगर आपका किसी न किसी तरीके से लीगल टीम के साथ राब्ता है तो आप उसके साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इसमें। तो मेरी तरफ से ये एक न्यूट्रल लीगल ओपिनियन है जिसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी लीगल एक्सपर्ट से कि क्या ये जो असदुल्लाह हाशमी साहब ने जो सजेशन या रिकमेंडेशन दी है क्या ये दुरुस्त हैं या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इन डिटेल कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो डिसीजन है इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना जरूरी है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस को खत्म किया जा सके और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए जो है वो आसानी हो सके, उनकी जो बेल में और उनकी क्वैशमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है वो आपको आसानी हो सके, तो वो उसकी बेस पे जो है वो इसको चैलेंज होना जरूरी है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप अंडर व्हाट प्रोविजन यू हैव टू फाइल रिट पिटीशन, और उसके अलावा उसमें किन किन प्रोविजंस के अंडर जो है वो आप ग्राउंड्स क्या क्या ले सकते हैं बिफोर हाई कोर्ट, उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उन्होंने आर्टिकल 230 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उसके फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं उसकी वायलेशन की है। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 230, फंक्शंस ऑफ द इस्लामिक काउंसिल क्या क्या हैं। पहली बात आप लोग समझ लें कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी सिर्फ उन क्वेश्चंस को, उन लॉज को एड्रेस कर सकती है जिसका रेफरेंस बना के भेजा जाता है, और रेफरेंस जो है उसको भेजा जाता है अंडर आर्टिकल 229 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और रेफरेंस कौन भेजता है? या पार्लियामेंट बना के भेज सकती है, या कोई प्रोविंशियल असेंबली बना के भेज सकती है, या गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस बना के भेज सकते हैं, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इन चार लोगों के अलावा कोई शख्स उनको रेफरेंस नहीं भेज सकता। और रेफरेंस किन चीजों से मुतल्लिक होगा वो आर्टिकल 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बताता है। क्या बताता है? द फंक्शंस ऑफ इस्लामिक काउंसिल शैल बी, क्या फंक्शंस हैं जी उसके? नंबर 1, to make recommendations to the parliament and the provincial assemblies as to the ways and means of enabling and encouraging the Muslims of Pakistan to order their lives individually or collectively in all respect in accordance with the principles of Quran and Sunnah। पहली बात के मुस्लिम्स जो है पाकिस्तान में रहते हुए किन प्रिंसिपल्स, किन इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ गुजारेंगे उसके बारे में वो रिकमेंडेशन दे सकता है। किसको? पार्लियामेंट को, या जो चार पिलर मैंने बताए उनको।
नंबर 2, टू एडवाइस ए हाउस, हाउस किसको कहते हैं, पार्लियामेंट को या प्रोविंशियल असेंबलीज को या गवर्नर्स को या प्रेसिडेंट को, ऑन एनी क्वेश्चन referred to the council as to whether a proposed law is or is not repugnant to the injunction of Islam, क्या कोई लॉ अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है या नहीं है, उसके बारे में आप एडवाइस कर सकते हैं टू द पार्लियामेंट और गवर्नर और प्रेसिडेंट एटसेट्रा। थर्ड पावर उसकी क्या है, टू मेक रिकमेंडेशंस एज टू द मेजर्स फॉर ब्रिंगिंग existing laws into conformity with the injunction of Islamic law। यानी सी क्लॉज 230 की क्या कहती है कि एक तो पहली क्लॉज थी जिसमें कहा कि कोई लॉ के बारे में कि क्या ये एज पर इस्लामिक इंजंक्शन है या नहीं। सी क्लॉज ये कहते हैं कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है या लगता है पार्लियामेंट को कि वो अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, उसके बारे में वो रिकमेंडेशन दे सकती है कि जी आप ये मेजर्स लें और इसको इन कंफर्मिटी विद द इस्लामिक इंजंक्शन जो है वो कर दो कि ये फॉर एग्जांपल कोई पार्ट ऑफ द लॉ है, जैसे सूद को हराम किया गया बाय द फेडरल शरीयत कोर्ट कि जी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो एंटी इस्लामिक है, जो रिबा है बेसिकली वो इस्लामिक इंजंक्शन के अगेंस्ट है, तो उसको फिर एंटी इस्लामिक डिक्लेयर किया गया वो फेडरल शरीयत कोर्ट के अकॉर्डिंग। यानी इस तरह से कोई भी चीज के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं। फोर्थ वन क्या है, टू कंपाइल ए सुटेबल फॉर्म और द गाइडेंस फॉर द मजलिस शूरा और पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज सच इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज कैन बी गिवन लेजिस्लेटिव इफेक्ट, कि किन इस्लामिक इंजंक्शन को लेजिस्लेटिव इफेक्ट देना चाहिए, उसके बारे में जो है वो सूटेबल रूल्स या फॉर्म कर सकती है, कुछ ये मामलात बना सकते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शंस हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। अब वायोलेशन हुई काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के, एफआईए ना रेफर कर सकती थी मैटर को टू द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, और ना ही काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी उसको टेकअप करके उसके ऊपर कोई वर्डिक्ट या डिसीजन दे सकती थी। और डिसीजन किस चीज, वो किसी लॉ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या वो इन कन्फर्मिटी विद इस्लामिक लॉ हो सकता है या नहीं, या उसको कोई अगर इस्लामिक इंजंक्शन के अगेंस्ट है तो उसको रिकमेंड कर सकती है पार्लियामेंट को, और वो भी नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है और आगे फिर पार्लियामेंट का काम है कि वो उसको वैलिडेट करे या ना करे, या लेजिस्लेटिव इफेक्ट दे या ना दे। अब आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट फाइल करनी है बिफोर द हाई कोर्ट, तो किन ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट में रिट फाइल होगी, हम अब इसको डिस्कस करते हैं। पहला ग्राउंड क्या है, पहली बात, आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आप हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को इन्वोक करवा सकते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्योंकि वो एग्रीव्ड पार्टी है। अब होगा कैसे, इसमें दो आंसर आपको मिल जाएंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये जो ऑलरेडी एक रिट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असलम खाकी साहब ने फाइल की, तो कि जी उसी में ही जो है इंजीनियर साहब का जी मामला एड्रेस हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए वो मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन पे अभी जो है वो है, उसके बाद आपने मेंटेनेबिलिटी में प्रूव करना होता है कि आप किस तरह से एग्रीव्ड हैं और आपको ये कैसे इफेक्ट कर रहा है वो ऑर्डर जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने दिया है। तो उसमें जब बात आएगी तो ऑब्वियसली उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो नहीं रहेगी जो कि कोई एग्रीव्ड पर्सन अगर फाइल करे तो उसकी तरफ से हो सकती है। अब इसमें अगर आप आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, 199 jurisdiction of the high court, subject to the constitution, a high court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, अगर लॉ में कोई अदर एडिक्वेट रेमेडी नहीं है तो फिर आप क्या फाइल कर सकते हैं। एक क्लॉज क्या कह रहा है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड कौन, जिसको इस ऑर्डर का इफेक्ट हुआ, कौन है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उसको नुकसान हुआ इस ऑर्डर से। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर, एग्रीव्ड होना इज ए कंपल्सरी रिक्वायरमेंट ऑफ 199। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें अगर फंडामेंटल राइट की वायोलेशन हो, जो आर्टिकल 48 to 28 तक जो प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स, अगर उनकी वायोलेशन हुई तो वो 1843 या 1899 में चैलेंजेबल होते हैं, वो कोई भी पर्सन पब्लिक एट लार्ज कर सकती है। लेकिन क्योंकि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो मैटर है वो एक पर्सन से रिलेटेड है,
जिसकी उसको अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो इफेक्ट एक इस्लामिक स्कॉलर को कर रहा है, तो उस बेस पे ये एग्रीड पर्सन, अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब थ्रू हिज काउंसिल या लीगल टीम के थ्रू अगर वो फाइल करेंगे, 1 मिनट के अंदर जो है वो हाई कोर्ट जो है वो सारा कुछ जो है वो उसको जो है वो नलिफाई करके उसको बाहर फेंक देगी उस डिसीजन को, जो कि एज पर लॉ, एज पर इस्लामिक लॉ, एज पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आर्टिकल 230 ये वायोलेशंस हैं, ये फौरी तौर पे उसको नलिफाई कर देगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अब आर्टिकल 199 की क्लॉज ए का सब क्लॉज जो सेकंड है वो उसके अंडर इसको चैलेंज किया जाएगा। कैसे, मैं अब आपको बताता हूं। अब आप इसको मिला के जब पढ़ेंगे, क्लॉज ए कहती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, हाई कोर्ट में इफ सेटिस्फाइड दैट नो अदर एडिक्वेट रेमेडी इज प्रोवाइडेड इन द लॉ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court, यानी कि उस हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई ऐसी जो एक्ट कमिट हुआ, डन और प्रोसीडिंग्स टेकन विद इन द जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय ए पर्सन परफॉर्मिंग functions in connection with the affairs of federation or a province or in a local authority has been done, यानी हो चुका है, और taken without lawful authority and is of no legal effect, यानी इसको अगर आप सादा अल्फाज में समझें तो कोर्ट हर उस एक्ट को जो किसी भी फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी या लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसने अगर वो पावर्स या अथॉरिटी एक्सरसाइज की जो उसके पास नहीं थी, जैसे अब इसके अंडर जब 3 एमपीओ का ऑर्डर भी आता है, 3 एमपीओ के अंदर जो डिटेंशन हुई उसको इनवैलिडेट इसके अंदर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। नंबर 2, उसके बाद 295C जो है उसकी जो एफआईआर हुई, उसके बाद जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने वर्डिक्ट दिया उस मुरासले पे जो एफआईए एनसीसीआईए ने जो है वो फॉरवर्ड किया, उसको आप इसके अंडर इनवैलिड और ऑफ नो लीगल इफेक्ट, यानी कि उसका लीगल इफेक्ट खत्म करवा सकते हैं इसके अंडर, जो कि करवाया जाना चाहिए। अब ये वो अथॉरिटी है आर्टिकल 199 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 के अंदर जो है वो ये चैलेंज होगा, और चैलेंज होने के बाद कोर्ट उसको मतलब लीगली इसको चेक करेगी कि क्या आर्टिकल 229 और 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स प्रोवाइडेड हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की, क्या उन पावर्स से उन्होंने एक्सेसिव अथॉरिटी यूज की, क्या वो पावर्स गिवन थी जो उसने ये डिसीजन दिया। तो जब वो एम्पावर्ड नहीं है तो फौरी तौर पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इसको इनवैलिडेट कर देगी और इसका इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, और उससे फिर फायदा अल्टीमेटली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को होगा। अब क्योंकि जब आप रिट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं तो आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहला जो आपका राइट इन्फ्रिंज होता है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हुई कि लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको कोई भी बंदा जिसका राइट है कि उसको एज पर लॉ लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाएगा, अगर लॉ की वायोलेशन हुई तो फौरी तौर पे उसको जो है वो उसका राइट दिया जाएगा। तो आर्टिकल 4 की वायोलेशन हुई इन केस ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। नंबर 2, राइट टू फेयर ट्रायल, ये वायोलेट हुआ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसमें क्या होगा कि आर्टिकल 10A जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 10A कैसे होता है कि पहली एनसीसीआईए ने अथॉरिटी अपनी एक्सीड की, उन्होंने रेफर कर दिया मैटर टू दी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने
ट्रायल पे और बेल पे इन्फ्लुएंस करने के लिए एक रात पहले, बेल की आर्ग्यूमेंट से एक रात पहले उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो बगैर क्रिश्चियन कम्युनिटी या बगैर क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो रेफरेंसेस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए थे कि जॉन ऑफ डेमास्कस वगैरह, उसके अलावा सुलेमानियंस और उसके अलावा जॉन 1-2 के जो रेफरेंसेस थे, उन रेफरेंसेस को और उसके अलावा बहुत सारे रेफरेंसेस जो मैंने दिए थे, उन रेफरेंसेस को जो एड्रेस किए बिना उन्होंने पहली रात को ही फौरी तौर पे जो है वो डिसीजन दे दिया, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें इन्फ्लुएंस करना था कोर्ट के ट्रायल पे और बेल पे, कि बेल ना हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। तो इसलिए ये फेयर ट्रायल पे, यानी कि उन्होंने डिसीजन दे के जजिस के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और इस डिसीजन की मौजूदगी में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो है वो फेयर ट्रायल होना मुश्किल है। तो इस वजह से आर्टिकल 10A जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है और इसकी वायोलेशन हो जाती है कंसीडर। फिर उसके बाद आर्टिकल 229 एंड 230 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हुई, जिसमें इनकी लीगल टीम वाइल ड्राफ्टिंग द रिट पिटीशन उसमें ये अलेज करेंगे कि 230 और 229 की वायोलेशन कैसे हुई, ये मैं आपको बताता हूं। वो इस तरह के 229 ये कहता है कि वो रेफरेंस भेजे बिना, चार अथॉरिटियों के बगैर कोई रेफरेंस के बारे में वो डिसीजन दे ही नहीं सकता। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस, प्रोविंशियल असेंबलीज और पार्लियामेंट, ये चार अथॉरिटियां अगर जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगी और रेफरेंस बना के भेजेंगी टू दी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी कोई लॉ के ऊपर, तो देन वो वर्डिक्ट दे सकता है। सिर्फ वो भी वर्डिक्ट नहीं, रिकमेंडेशन दे गए, और फिर उस रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो माने या ना माने, तो ये एक अलग सिनेरियो है। तो लिहाजा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो रेफरेंस है वो इनइफेक्टिव है। उसके बाद कुछ कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि देखें सर, आप लीगल टीम जो है दे आर डूइंग गुड और दे आर परफॉर्मिंग वेल, और मेरे नजदीक तो देखें, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मेरे नजदीक जो है वो ये काम अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं किया गया। व्हाट्सोएवर रीजन, जो भी उनकी जो भी मामलात हैं, लेकिन मैं बेसिकली उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने बैठा हूं अभी, जो क्वेश्चंस मेरी वीडियोस के नीचे जो है वो मुझसे पूछे गए। और कुछ लोगों ने मुझे जो है वो कमेंट में कहा कि जी आप जो है यू आर कैपेबल इनफ, तो फिर आप हमें बताएं कि रेफरेंसेस किन किन लॉ के अंदर आप जो बात करते हैं जुबानी, उसके ऊपर हमें रेफरेंस दे, और ताकि हम क्रॉस चेक करें और ये वो एटसेट्रा। तो लिहाजा ये वो रेफरेंसेस हैं, यानी अगर आप रिट पिटीशन फाइल करेंगे आर्टिकल 199 के अंडर, रीड विद आप जो है फिर आर्टिकल 229 एंड 230 अलॉन्ग विद आर्टिकल 4A को, आप 4 को चैलेंज करेंगे, साथ में आर्टिकल 10A के अंडर इसको डिसीजन को चैलेंज करेंगे जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने। तो आई एम 100% श्योर के जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लॉ के ऊपर और लीगल ग्राउंड्स के ऊपर बात करनी होती है, तो उसके अंडर ये फौरी तौर पे नलिफाई हो जाएगा, 2-4 हेयरिंग्स में ही जो है वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और जो ही ये डिसीजन इनवैलिड होगा तो ऑटोमेटिकली जो एक तरफ सिर्फ जलाली साहब का एक फतवा रह जाएगा, और बाकी जो जितने फतावा बाय दी डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके थ्रू जो हैं वो आए, और वो इनको जो है वो फिर फेवर करेंगे। तो लिहाजा उसके अंडर जो है वो आप इसको प्रॉपरली जो है वो टेकअप कर सकेंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि रिट पिटीशन में क्या, ये जो असलम खाकी साहब ने जो फाइल किया है, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी थे कि जी उसी में ही जो है वो ये कवर हो जाएगा, तो मेरे नजदीक ये नहीं होगा कि वो टेक्निकल ग्राउंड पे नॉकआउट होगी वो रिट, या फिर आप जो है उसका पार्ट बन जाएं, उसके साथ ही रिट पिटीशन फाइल करके उसके साथ क्लब करवा लें हाई कोर्ट में, तो देन इसको जो है वो नलिफाई किया जा सकता है, क्योंकि एग्रीव्ड पर्सन असलम खाकी साहब नहीं है, एग्रीव्ड पर्सन इज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्योंकि वो डिसीजन सोलली रिगार्डिंग दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, तो लिहाजा उसको जो है वो टेकअप किया जाना भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की लीगल टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट है। दिस वाज द लीगल ओपिनियन कि जी आप जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि जी किस लॉ के अंडर, किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो है वो आप इसको टेकअप कर सकते हैं, तो ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, read with article 229 and 230 of the constitution, read with article 4 and article 10A of the constitution of Pakistan, जिसके अंडर प्रोवाइडेड है कि भाई कोई भी जो भी पर्सन है उसका राइट है
कि उसको एज पर लॉ डील किया जाएगा। अगर लॉ की वायोलेशन हुई या किसी ने इलीगल जो है वो काम किया किसी अथॉरिटी ने, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं बिफोर द हाई कोर्ट। और मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 199 क्लॉज ए में प्रोवाइडेड है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी मेक एन ऑर्डर, कौन? हाई कोर्ट। तो लिहाजा तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सरकार प्लीज मूव टूवर्ड्स द हाई कोर्ट to nullify the orders of the Council of Islamic Ideology, to make it ineffective or nullify under the law, ताकि ये ट्रायल ऑफ द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को इफेक्ट ना करे। इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।